हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स पर। तो दोस्तों, बात चल रही थी प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कौन सा केस? इंक्लाइंड प्लेन वाला केस। मतलब अब हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे थे इंक्लाइंड प्लेन पर, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन नहीं था, हम इंक्लाइंड प्लेन पर फेंक रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने नीचे से इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर फेंका था, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे सेम टॉपिक, लेकिन अब की बार हम प्रोजेक्शन करेंगे अप टू डाउन। मतलब हम इंक्लाइंड प्लेन की एलिवेशन से डाउन द इंक्लाइंड द प्लेन प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ओके स्टूडेंट, तो ये आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब अब हम इंक्लाइंड प्लेन से प्रोजेक्शन करेंगे, लेकिन ऊपर से लेके नीचे की तरफ। तो जैसा कि सबको पता है, हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमारे पास अपवर्ड पोजीशन पर कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल होना चाहिए, और इस प्रोजेक्टाइल को हम इस डायरेक्शन में यू स्पीड से फेंक रहे हैं। किस स्पीड से फेंक रहे हैं? यू स्पीड से। या फिर थोड़ी और इसको ऑब्लिक ले लेते हैं, हम इसको इस तरीके से यू स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये यू स्पीड है हमारी। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी? देखिए, इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। ये इस तरीके से नीचे आके गिरेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, पैराबोला पूरा कंप्लीट करेंगे अपन यहां तक। तो देखिए, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी, ठीक है ना। पैराबोला कंप्लीट करा तो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये मैक्सिमम हाइट है। लेकिन हम जब इसमें मैक्सिमम हाइट निकाली थी पिछले केस में हमने, तो कभी कैसे निकाली थी? इस वेज प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब वेज प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल अंतर पता रहना चाहिए कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हाइट है और वेज प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या हाइट है। वेज एंगल हमारे पास हर बार की तरह अल्फा है, और इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं। इस एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा, प्रोजेक्शन एंगल को। तो अब हम यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स करेंगे। कंपोनेंट्स किस हिसाब से करते हैं बच्चों? कंपोनेंट्स करते हैं हम रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा, और रेफरेंस फ्रेम हम कैसे लेंगे? लेकिन उसके पहले हम ले लेते हैं ग्रेविटी। क्या ले लेते हैं? ग्रेविटी। तो बच्चों, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के हम दो कंपोनेंट्स कर देंगे। एक तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस तरीके से, और दूसरा हो जाएगा पैरेलल टू द प्लेन इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल अल्फा था, तो ये एंगल भी हमारे पास अल्फा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा जी कॉस अल्फा, और ये कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा जी साइन अल्फा। यहां तक आ रही बात समझ में? अब रही बात रेफरेंस फ्रेम की, तो स्टूडेंट्स, रेफरेंस फ्रेम हम इस बार इस तरीके से लेंगे, ठीक है ना। ओरिजिन कहां रखेंगे? प्रोजेक्टाइल पर, मतलब, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉजिटिव, मतलब ये प्लस एक्स डायरेक्शन है मेरे पास, और ये प्लस वाई डायरेक्शन है। क्लियर हो गया? मतलब ये जो वेज प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो हमारे पास प्लस वाई एक्सिस है, और इस वेज प्लेन के अलोंग अप टू डाउन, क्या बोल रहा हूं मैं? अलोंग अप टू डाउन जो डायरेक्शन है वो प्लस एक्स है। मतलब अगर आप ये डायरेक्शन ले लेंगे तो वो माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने इस जी के कंपोनेंट्स करे हैं, जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा। अब रहा बात, हमारे पास एक और वेक्टर है यू वेक्टर। तो इसके भी हम दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। क्लियर हो रही बात? तो ये कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा यू एक्स, और ये कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा यू वाई। क्लियर है बच्चों? और बात करें थीटा की, तो ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास हो जाएगा थीटा। ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा? थीटा। ये एंगल हमारे पास थीटा हो जाएगा, और ये यू वेक्टर है हमारा इस तरीके से। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जैसा हम हर बार निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने से पहले अगर हम इसके एक्स और वाई एक्सिस का रिलेशन देख लें, तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा? बताओ, एक्स एक्सिस पर।
तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास यू एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास यू वाई हो जाएगा। ठीक है ना, अपन ने यहाँ गलत लिख दिया था, ये हमारे पास हो जाएगा यू एक्स और ये हमारे पास हो जाएगा यू वाई। तो अब आप देखिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो इनिशियल कंपोनेंट है यू एक्स, ये क्या है, पॉजिटिव, और एक्सलेशन कितना है, जी साइन थीटा। तो यू एक्स, ए एक्स लिख लेते हैं ना, कि ए एक्स जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, जी साइन अल्फा। ठीक है, और अगर हम y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस, ठीक है ना भाई, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो यही है, सबको दिख रही है, और ऐसे ही y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ये है, ये भी सबको पता है। हम हमारे जो एक्सेलरेशन है उसको डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही मोशन कैसा होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, वो पता चलता है। ए वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, ए वाई देखिए इस डायरेक्शन में है तो माइनस जी कॉस थीटा, इसको क्या लिख देंगे, माइनस जी कॉस अल्फा। तो ये दो वैल्यूज हो गए हमारे पास। अब आप देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा टाइम ड्यूरेशन है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0, पार्टिकल यहां पे गिरा तो t इक्वल टू टी, तो यहां पर आपके पास t इक्वल टू कैपिटल टी आ जाएगा। तो हम एनालाइज कहां से कहां तक करेंगे, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जब हम एनालाइज करेंगे तो कौन सी इक्वेशन अपन लगा सकते हैं, देखिए पार्टिकल की वेज प्लेन से दूरी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, मैक्सिमम हो गई, उसके बाद दूरी घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई, मिनिमम हो गई। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था, मतलब वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था, वो इस टाइम पीरियड पर, मतलब इतने टाइम इंटरवल पर जीरो हो गया। ठीक है ना, पहले बढ़ रहा था, मैक्सिमम हो गया, फिर वापस जीरो हो गया। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम पर, टी इक्वल टू टी पर। तो हम यूज करेंगे बाय सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, अब सेकंड इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन क्या होती है वाई डायरेक्शन में, एस वाई इक्वल टू यू बाय टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई टी स्क्वायर। अब स्मॉल टी की वैल्यू हमें कैपिटल टी लिखनी है, ए वाई की वैल्यू ये रखनी है, यू वाई की वैल्यू हम यू वाई रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर यू वाई को पर साइन थीटा बोल सकते हैं। तो एस वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। तो चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एस वाई हो जाएगा 0, देन यू वाई इंटू टी, इसको अपन लिख देंगे यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी, उसके बाद प्लस ए वाई हमारे पास है माइनस जी कॉस अल्फा, तो माइनस 1/2 जी इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इक्वल टू 0 है, तो इस वाली टर्म को मैं इक्वल टू के 0 के इधर ले आऊंगा, तो एक टी से ये एक टी कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं 2u बाय ए वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। और इसके बारे में खास बात क्या है, सेम एज अप द प्लेन प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जब हमने नीचे से ऊपर फेंका था तब भी उतना ही टाइम पीरियड लगा था जितना ऊपर से नीचे फेंकने में लगा है। दोनों फॉर्मूलों को आप देख सकते हो और दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है ना, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे ए वाई की जगह लिखा था जी परपेंडिकुलर, है ना। तो ए वाई क्या है, ए वाई वो एक्सलेशन है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। तो आप यहाँ पे जी परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं या फिर वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन का कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए सेकंड बात करते हैं रेंज की। ठीक है ना, ये तो हमारे पास आ गया था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम आगे लिखते हैं बाय सेकंड इक्वेशन। अब हम एक बार फिर से सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन कहां यूज करेंगे, एक्स डायरेक्शन में, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स एक्स डायरेक्शन में हमारे पास एक्सलेशन है क्या, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास एक्सलेशन है, बोलेंगे हाँ सर है, जी साइन अल्फा के बराबर है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमको यहाँ पर नीचे सॉल्व करनी पड़ेगी, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एस एक्स। अब देखिए
टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू कैपिटल टी तक मेरा एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना था, एक्स डायरेक्शन में, मतलब इस वाली डायरेक्शन में। तो इस वाली डायरेक्शन में मैं इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, यहां से लेके यहां तक। इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, यहां से लेके यहां तक। तो ये आपके पास रेंज आ गई, ये आपके पास रेंज आ गई। ठीक है बच्चों, तो वो हम यहां पे रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा, टी टी की जगह हमें यही रखना है जो भी हमने डिराइव किया था, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा प्लस ए एक्स बाय टू, ए एक्स कितना था, जी साइन अल्फा बाय टू, तो जी साइन अल्फा बाय टू, टी स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा का स्क्वायर। अब बस हमको इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कल के जैसा। हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, कल के जैसा, लेकिन डेरिवेशन तो पूरा करेंगे। तो देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो u स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद u स्क्वायर का स्क्वायर 2u, यहाँ पे u स्क्वायर नहीं है ना, t की वैल्यू में यहाँ पे u नहीं है, 2u है ना। तो u का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा u स्क्वायर, तो ये मैं u स्क्वायर को भी बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एक जी यहाँ जी स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे अपॉन में जी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट्स आगे और हम इसको थोड़ा फाइनल सॉल्व कर लेते हैं। तो r इक्वल टू, देखिए ये हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या जाता है, साइन 2 थीटा, क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। लेकिन हम यहाँ से इसको कॉमन नहीं लेंगे। 2u स्क्वायर देखिए यहाँ पे 2 है आगे, ठीक है ना। तो 2u स्क्वायर जी कॉस अल्फा साइन थीटा ये कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, ये हमने बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा, 2u स्क्वायर साइन थीटा बचा, तो यहाँ बचा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर 2u स्क्वायर साइन थीटा निकाले, तो साइन थीटा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी हमने बाहर निकाल लिया था कॉस स्क्वायर अल्फा, तो एक कॉस अल्फा यहाँ पे बचा है, एक कॉस अल्फा यहाँ पे बचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब मैं इसका यहाँ पर से एलसीएम ले लूंगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, और यहाँ पे ये कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं ना, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा कॉस अल्फा, ये वन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस अल्फा, वो कॉस अल्फा इस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और अंदर हमारे पास क्या बचा था, कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, यही बचा था। अब आप ध्यान से देखिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना हमारे पास, क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो आर का फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया है, ये हमारे पास क्या आ गया है, रेंज का फॉर्मूला। तो बच्चों आपने देखा कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा था, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लग रहा था, देखो, ठीक है ना। तो टाइम ने कभी भी भेदभाव नहीं किया ग्रेविटी के साथ, है ना। आपने कोई सा भी पाथ रखाया हो, ग्रेविटी ने उसको सिमेट्रिक वे में ही ट्रेवल करवाया है। मतलब टाइम की वैल्यू नीचे से ऊपर भी इतनी थी जितनी ऊपर से नीचे थी, मतलब टाइम इनवेरिएंट है। लेकिन अगर हम बात करें रेंज की, तो जब नीचे से हमने ऊपर फेंका था, तो रेंज का फॉर्मूला क्या आया था, ऐसा आया था क्या, बोले हाँ सर ऐसा आया था, बट यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, याद आ रहा है, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं।
तो जब हमने नीचे से ऊपर फेंका था तो हमारे पास यहाँ पर प्लस लगा हुआ आया था, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम था। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, डाउन द इंक्लाइन प्लेन फेंकते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो इसका मतलब डाउन की जो हमारे पास रेंज है वो अप की रेंज से डिफरेंट है। अप की रेंज से क्या है? डिफरेंट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे प्लस माइनस साइन के साथ। किसके साथ? प्लस माइनस साइन के साथ। मतलब जब आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो आप प्लस साइन लेंगे, और जब आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो आप माइनस साइन लेंगे। आ रही बात समझ में? जी हाँ बच्चों, तो हमने निकाल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने निकाल दी रेंज। अब तीसरा क्या बचा रह गया? तीसरा हमारे पास बचा रह गया है इसकी हाइट फ्रॉम द वेज प्लेन। तीसरा क्या रह गया है? हाइट फ्रॉम द वेज प्लेन। तो हाइट फ्रॉम द वेज प्लेन में हम क्या जानते हैं? हाइट फ्रॉम द वेज प्लेन में हम ये जानते हैं कि इस पॉइंट पर वी वाई इक्वल टू 0 होगा। इस पॉइंट पर वी वाई इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी। यही है ना कि भाई देखो ये जो यू वाई कंपोनेंट है ये कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। किसकी वजह से? इस जी कॉस अल्फा रिटार्डेशन की वजह से। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, दोनों वेक्टर कंपोनेंट्स की, इसलिए इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली 0 होती जा रही है। तो इस पॉइंट पर आकर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी वाई डायरेक्शन में, मतलब वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है ना? और जब ये वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा तब आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो इस वेज प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब वो होगा तो हमें क्या निकालना है? वो मैक्सिमम डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे। बाय बोर्ड का पूरा इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ठीक है ना? बाय थर्ड इक्वेशन, बाय थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे यहां से लेके यहां तक के एनालिसिस में, यहां से लेके यहां तक के एनालिसिस में। बोलेगी सर यहाँ का टाइम तो पता है t इक्वल टू 0 पर, यहाँ का टाइम तो पता ही नहीं है ना? आप यूं भी पूछ सकते हो। पर बच्चों ध्यान दो, मैंने बोला थर्ड इक्वेशन में टाइम तो आता ही नहीं है। तो चलिए थर्ड इक्वेशन कैसे लगाएंगे अपन? इस तरीके से, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। ठीक है? तो वी वाई हमारे पास कितना है? 0। तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ay। ay की जगह हम क्या लगाएंगे? y डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन है? g cos अल्फा। ठीक है ना? तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ay, लिख देते हैं ay इंटू h, ay इंटू h। जहां पे h क्या है? h ये वाली हाइट है दोस्तों, ये वाली हाइट। ठीक है ना? जहां पे कैपिटल h क्या है? ये वाली हाइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाय माइनस 2ay। यू वाई स्क्वायर की वैल्यू अपन रखेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2ay हमारे पास कितना था? माइनस जी कॉस अल्फा। तो ये जाएगा माइनस जी कॉस अल्फा। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट का निकल के आया है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 2g cos अल्फा। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है किसका? हाइट का। ये कौन सी हाइट है? हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेज। ये हाइट ग्राउंड से हाइट नहीं है। ठीक है ना? ये हाइट ग्राउंड से हाइट नहीं है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमने तीनों वेरिएबल्स टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट इसके कैलकुलेट कर लिए हैं। तो विद्यार्थियों अब हमें कल वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग ही इस रेंज के फॉर्मूले को देखना चाहिए और हमें यह जज करना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी। ठीक है ना? हमें मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी। तो अब हम यहां से इसकी कुछ कंडीशंस डिराइव करेंगे। जैसे पहली कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमम रेंज कंडीशन। ठीक है ना? मैक्सिमम रेंज कंडीशन, मैक्सिमम रेंज कंडीशन। ठीक है? तो स्टूडेंट्स
अब आप देखिए कि ये अल्फा तो फिक्स हो गया, तो इस थीटा को चेंज करके तो अपन मैक्सिमम रेंज अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस थीटा को चेंज करोगे तो रेंज आगे आगे कम ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल दिख रहा है आपको। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था, पिछले लेक्चर में हमने करा था डी आर बाय डी थीटा इक्वल टू 0। मतलब अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज हो रहा है तो आपकी रेंज चेंज हो रही है। तो इनपुट हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डी थीटा और आउटपुट हो गया आपका रेंज। तो हम रेंज के एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इसके अंदर थीटा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए जब हम इसको डालेंगे डेरिवेटिव के अंदर तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर आ जाती हैं और बाकी जो थीटा के फंक्शंस हैं वो अंदर रह जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी हमारे पास आ जाएगा 2u स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और अंदर हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, यही आ जाएगा, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना था लास्ट लेक्चर में, इसको मैंने सेकंड फंक्शन माना था। ठीक है, और यू वी वाले फॉर्मूले से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था। तो चलिए कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये इक्वल टू हमको 0 रखना है बच्चों, कॉस अल्फा इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो आगे का एक्सप्रेशन है वो उस तरफ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमें ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए साइन थीटा कैसा ऐसा कैसा, अब इसका डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, उसके बाद आता है प्लस, प्लस के बाद ये ऐसा कैसा रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस का था, ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस का था, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, इस तरीके से। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री वाला बेसिक मैथ्स लेक्चर आप देख सकते हैं। आप सोचेंगे कि सर ना इससे ये कैसे लिख दिया, ठीक है ना। तो आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको सारे फॉर्मूलाज याद होंगे, तभी आपकी फिजिक्स आगे बढ़ेगी। ठीक है ना, तो डोंट वरी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जब हम कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पर। तो ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट देखिए कितना है, थीटा प्लस 2 थीटा माइनस अल्फा, तो 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो यहां से हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास बच्चों थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा बाय 2। थीटा कितना आ जाएगा, 90 प्लस अल्फा बाय 2। तो यही वो कंडीशन है, यही वो कंडीशन है जिसकी हमने बात करी थी। मतलब अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इतना रखना पड़ेगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको कितना रखना पड़ेगा, इतना रखना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा बाय 2। तो बच्चों आप इंक्लाइन द प्लेन में भी जब हमने ये कंडीशन निकाली थी तो बच्चों यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ रहा था। आप समझ गए। तो इंक्लाइन प्लेन के फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं, रेंज की कंडीशन सेम है, लेकिन आपको कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और इस थीटा की वैल्यू को जब आप रेंज के एक्सप्रेशन में इसमें डाल देंगे तो आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा, रेंज आपके पास रेंज मैक्सिमम आ जाएगा। देखिए u 2u स्क्वायर साइन थीटा 90 प्लस अल्फा बाय 2, तो ये जाएगा 45 माइनस अल्फा बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू रखेंगे 90 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा, तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस अल्फा बाय 2 मतलब 45 माइनस अल्फा बाय 2। तो अगर मैं मैक्सिमम रेंज की वैल्यू लिखूं, मतलब ये थीटा की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास आर मैक्स मैक्सिमम रेंज कितनी आ जाएगी, आपके पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 45 प्लस अल्फा बाय 2, 45 प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस अल्फा, थीटा में से माइनस अल्फा करेंगे तो माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा बाय 2, तो 45 माइनस अल्फा बाय 2, इसको अपन लिख देंगे कॉस
45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये दोनों तरफ का एरो लगा देता हूं मैं। ठीक है, या आ रही बात समझ में। और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो वैसे ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला कोई आपसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने जब ये थीटा की वैल्यू, भाई यही तो कंडीशन थी मैक्सिमम रेंज की, तो थीटा की जब इस वैल्यू को आप इसमें डालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास कुछ ये आएगा। तो यही आपका मैक्सिमम रेंज है। ये क्या है आपका, ये आपका मैक्सिमम रेंज है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, मतलब स्पेशल केस ना हेडिंग डाल देते हैं इसकी, स्पेशल केस। स्पेशल केस में सबसे पहला हम पढ़ लेंगे बॉडी प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली। बॉडी प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली। अब हमने क्या करा है, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, इसका क्या मतलब हुआ, बोलेगी इसका मतलब ये हुआ सर, आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक वेज प्लेन है। ठीक है ना, ये हमारे पास अल्फा है। हमें पार्टिकल को कहां से फेंकना है, टॉप पोजीशन से। टॉप पोजीशन से हमें फेंकना है, और टॉप पोजीशन से हम किस डायरेक्शन में फेंकना है, इसको फेंकना है हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू स्पीड से। क्या फेंकना है, यू स्पीड से। आगे बात समझ में। तो अब आप देखिए कि जब आप इसको यू स्पीड से फेंकेंगे तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री है कुछ इस तरीके से होगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से होगी। आ रही बात समझ में। तो देखने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल में फेंका तो आप ध्यान से देखिए, ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन दोनों को एक बीच में स्ट्रेट लाइन कट कर दी है, तो ये देखिए जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड। तो ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए, नहीं हो गए। तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो खास बात याद रखने वाली है ना, हियर थीटा मतलब एंगल ऑफ जो प्रोजेक्शन है वो अल्फा के बराबर है। मतलब आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, बेज से जो एंगल बनाएगी इसकी वेलोसिटी वही होता है ना। देखो थीटा हमने क्या माना है, इसकी स्पीड ने या इसकी वेलोसिटी ने इस बेज प्लेन से जो एंगल बनाया वही थीटा था। तो उस केस में ये एंगल कितना है, अल्फा है। तो थीटा बराबर हमारे पास अल्फा हो गया। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, इस टाइम पीरियड की, तो टी हमारे पास क्या हो जाता है, टी हमारे पास होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसको 2u साइन अल्फा रहने देते हैं डिवाइडेड बाय 2g कॉस अल्फा, या फिर g कॉस अल्फा, g कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा क्या हो जाता है, टेन अल्फा। तो यहां से हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, 2u बाय जी, 2u बाय जी इंटू टेन अल्फा। तो कुछ सारी बात समझ में बच्चों। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में वो आपको बोल देगा कि मेरे पास एक इतना इंक्लिनेशन का एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से मैंने इतने मीटर पर सेकंड से पार्टिकल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। वो ऐसे बोलेगा, वो आपको थीटा की वैल्यू नहीं देगा, वो बोल देगा हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरीके से निकाल सकते हैं, t इक्वल टू 2u बाय जी टेन अल्फा। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास रेंज की। एंड और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज हमारे पास कितनी है, 2u स्क्वायर साइन थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कॉस थीटा माइनस अल्फा, 2u स्क्वायर साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर अल्फा में निकल रहे थे सारे फॉर्मूले, तो ये 2u साइन अल्फा हो जाएगा। अब कॉस थीटा माइनस अल्फा, थीटा और अल्फा दोनों बराबर हैं, तो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि r इक्वल टू 2u स्क्वायर, तो ऐसा कैसा ही है हमारे पास। ठीक है ना, साइन अल्फा, यहाँ पे 2 कॉस अल्फा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो एक कॉस अल्फा तो इसके साथ बनके टेन बन जाएगा, तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा टेन अल्फा। तो 2u स्क्वायर बाय जी इंटू टेन अल्फा। अब यहाँ पे बचा 1 बाय कॉस अल्फा, 1 बाय कॉस अल्फा को अपन क्या बोल सकते हैं, सेक अल्फा। तो ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया।
ये बच्चों मैं पर्टिकुलरली इस कंडीशन के लिए बता रहा हूं, पर्टिकुलरली इस कंडीशन के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्पेशल केस था ए। अब इसके बाद एक स्पेशल केस और है, उसको अपन इसके बाद पढ़ेंगे। बोर्ड कंप्लीट पूरा भर चुका है, यहाँ की जगह थोड़ी सी खाली रह गई थी, पर इसमें कुछ भी बचेगा नहीं मारने लायक। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इस पूरे लेक्चर में इंक्लिनेशन का लगभग हम खत्म कर चुके हैं। इंक्लाइन प्लेन वाला टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है, अब इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स करना बाकी है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्पेशल केस का जो सेकंड पार्ट है वो ले लेते हैं। बॉडी प्रोजेक्ट नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू इंक्लाइन, बॉडी प्रोजेक्ट नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, मतलब इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल अब हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। किस तरीके से, डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। ये आपका वेज प्लेन है, ठीक है, और आपकी बॉडी यहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, यहाँ पर। तो इस बॉडी को हमने किस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आपने जब इस स्पीड से इसको इस तरीके से प्रोजेक्टाइल किया, तो आपको क्या लगता है, इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। तो इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, एट t इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री है ना, और ये वाला एंगल तो हमारे पास हमेशा अल्फा रहता है। तो थीटा को हमने 90 डिग्री कर दिया है। और यहाँ पर दूसरी चीज जो पता है हमें वो हो जाएगा कि ux मतलब इनिशियल कंपोनेंट x डायरेक्शन में 0 है। रेफरेंस फ्रेम वही है जो हमने शुरू में चूज किया था, ठीक है ना बच्चों। तो अब अगर हम यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, t इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फा। तो उस केस में हमारे पास t कितना आ जाएगा, देखिए 2u तो ऐसा कैसा, थीटा की जगह हम 90 डिग्री रखें तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, और कॉस अल्फा हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। तो 2u बाय जी कॉस अल्फा, तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2u बाय जी कॉस अल्फा। आ रही बात समझ में, हाँ। ये देखिए, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बन गया। अब रही बात रेंज की, अगर आप रेंज की बात करना चाहते हैं कि भैया रेंज कितनी होएगी, तो r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यही था। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यूज रख देंगे, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो देखिए साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2u स्क्वायर बचेगा हमारे पास, 2u स्क्वायर इंटू 1 है ना, कॉस 90 माइनस अल्फा, थीटा कितना है 90, तो 90 कॉस 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अब आप फाइनल फॉर्मूला देख सकते हैं, तो 2u स्क्वायर बाय जी तो ऐसा कैसा रहने वाला हमारे पास, 2u स्क्वायर बाय जी, ये हमारे पास ऐसा का ऐसा ही था। अब यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा हो जाएगा हमारे पास टेन अल्फा, और 1 बाय कॉस अल्फा बचेगा, उसे अपन लिख देंगे सेक अल्फा। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन में आंसर, डायरेक्ट रिलेशन पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया और इसकी रेंज निकाल ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप अगर इसको एनालॉजी करके देखेंगे, तो जब आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया था तब भी आपके पास इतनी ही रेंज आ रही थी, है ना। जब आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया था अभी थोड़ी देर पहले, तब भी इतनी रेंज आ रही थी, और वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया है, तब भी इतनी ही रेंज आ रही है, ठीक है ना। तो ये की पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि थ्योरी में अगर उसने ऐसे क्वेश्चन बना दिए
है ना। उसने क्वेश्चन सुनना, उसने क्वेश्चन ऐसा बनाया कि मेरे पास एक अल्फा एंगल का इंक्लाइन प्लेन था, मैंने उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका तो रेंज मिली मेरे पास r1, और दूसरी बार मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट से उसी प्रोजेक्टाइल को प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में फेंका, तब मुझे रेंज मिली r2। तो r1 और r2 के बीच में रिलेशन बताइए। फर्स्ट ऑप्शन r1 ग्रेटर देन r2, सेकंड ऑप्शन r1 लेस देन r2, थर्ड ऑप्शन r1 इक्वल टू r2। तो थर्ड ऑप्शन सही होएगा क्योंकि ये चीज हम पढ़ चुके हैं, r1 और r2 इक्वल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं बच्चों, जो इन डेप्थ नॉलेज में आपको सीखने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, जिस इलस्ट्रेशन से आपको थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है ना। क्वेश्चन, तो सबसे पहले अपन एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, मैं डायग्राम के थ्रू आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है ना, कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री। इंक्लिनेशन एंगल कितना है? 30 डिग्री। और हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसको हमने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, और किस डायरेक्शन में फेंका है? थीटा एंगल पर। जो आपका वेज प्लेन है इसकी हाइट है 1 मीटर और इसकी ये वाली हाइट है 8 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये बताना है कि फाइंड वेदर प्रोजेक्टाइल hit the ground or not, hit the ground or not। ठीक है ना। also find the velocity, also find the speed of hitting। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है थीटा, हमको यहाँ पे इसने दे रखा है 60 डिग्री। थीटा इसने अपन को कितना दे रखा है? यहाँ पे थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, थीटा दे रखा है, और इस बेस प्लेन की हाइट और लेंथ दे रखी है। ठीक है ना। ये 30 डिग्री नहीं है अपने पास, ये 30 डिग्री ही है। तो 30 डिग्री, एक सेकेंड, ये वैल्यूज अपन को चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि क्या है ना, फिर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है बच्चों। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है हमारे पास। तो अगर ये हमारे पास 4 मीटर है तो ये हमारे पास 8 मीटर है। ठीक है ना, ये इस तरीके से अब हमने कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो थीटा इसका प्रोजेक्शन एंगल है 60 डिग्री, इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री और इनिशियल स्पीड है 6 मीटर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड वेदर प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड और नॉट, कि प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। मतलब अगर ये वापस, मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री अगर इस बेस प्लेन पे खत्म हो गई, इसने यहाँ बेस प्लेन पे हिट करा, तो वो ग्राउंड को हिट नहीं कर पाएगा। ये आगे ग्राउंड है, आपके आगे क्या है? इधर ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हिट नहीं कर पाएगा। तो रेंज हमारे पास इस लेंथ से कम होनी चाहिए। वेज की जो लेंथ है, इंक्लाइन की जो लेंथ है, उससे कम होनी चाहिए रेंज, तभी तो वो हमारी जो रेंज है वो इस वेज प्लेन की लेंथ से, इस वाली लेंथ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो यहाँ ग्राउंड पर टकराएगा। तो पहले तो हमें रेंज से रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है, रेंज निकालनी है। ठीक है, दूसरा उसने पूछा है ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ हिटिंग, पार्टिकल यहाँ पे हिट करे या यहाँ पे हिट करे, दोनों में से किसी भी जगह पे हिट करे, हमें स्पीड निकालनी है हिटिंग की, कितनी स्पीड से उसने उसको हिट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों सॉल्यूशन में ये हमारे पास डाउन द प्लेन का है, तो इसका में हम रेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यही होता है। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो 2 इंटू u², तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, 6 है अपने पास u की वैल्यू। उसके बाद साइन थीटा थीटा के हमारे पास 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और उसके बाद कॉस थीटा माइनस अल्फा, 60
माइनस 30, तो 30 डिग्री cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू भी वही होती है बच्चों, √3/2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय जी, डिवाइडेड बाय जी मतलब मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा, और cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू होती है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और उसका स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा अपॉन में, यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा, या फिर यहीं पे लिख देता हूं 3/4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4। तो आप ध्यान से देखिए, इस 4 से ये दोनों कैंसिल हो गए, इस 3 से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बस इधर बचा है ना, तो 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, 72/10 तो 7.2, तो हमारे पास रेंज कितनी आ गई, हमारे पास रेंज आएगी 7.2 मीटर, रेंज कितनी आ गई 7.2 मीटर, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन की बात करें, है ना, तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ इंक्लाइन, लेंथ ऑफ इंक्लाइन अपन कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हो, और पाइथागोरस आप लगा दोगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी, या फिर tan 30 डिग्री से भी निकाल सकते हो, हम जानते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं tan से नहीं निकलेगी स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ है tan से नहीं निकलेगी, है ना, हमें ये लेंथ चाहिए ना, तो हम साइन थीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं साइन, ये वैल्यू बच्चों अपन ने गलत ले ली थी, ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए थी 4√3, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 4√3, ठीक है ना, हाँ, तो साइन हम निकालते हैं, तो साइन हम साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 और हाइपोटेनियस हमारे पास l, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होती है हमारे पास 1/2, और इसको अपन लिख सकते हैं 4/l, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4 2 जा 8 मीटर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि सिंस 4/l, सिंस l बड़ा है किससे, r से, देखो रेंज हमारे आई थी 7.2 मीटर, लेकिन ये जो लेंथ है l यहां से लेके यहां तक की इंक्लाइन प्लेन की लेंथ वो हमारे पास आई है 8 मीटर, तो 8 मीटर 7.2 से बड़ा होता है, तो वेज प्लेन की लेंथ रेंज से बड़ी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल विल हिट द इंक्लाइंड प्लेन, आगे बात समझ में, तो पहला तो आंसर हमने निकाला, फाइंड वेदर प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड और नॉट, तो वो ग्राउंड को हिट करेगा क्या, नहीं, वो ग्राउंड को हिट नहीं करेगा, वो इंक्लाइन प्लेन पर ही यहां पर कहीं पे आगे टकरा जाएगा, क्लियर है बच्चों, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज उसने पूछी है कि ऑल्सो फाइंड द स्पीड, ऑल्सो फाइंड द स्पीड, तो हमें कौन सी स्पीड चाहिए, टी टाइम वाली स्पीड, हमें क्या चाहिए टी टाइम वाली स्पीड, तो चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए देखिए हमें पूरा टाइम इंटरवल एनालाइज करना पड़ेगा, पार्टिकल कहां टकराया था यहाँ पे, कितने टाइम बाद, कैपिटल टी बाद, कितने टाइम बाद, कैपिटल टी बाद, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, यही होता है हमारे पास टाइम पीरियड, तो 2 × 6 था ना हमारे पास, sin थीटा sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों √3/2, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाय g मतलब 10 इंटू cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12/10, तो 1.2 सेकेंड, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 1.2 सेकेंड, मतलब 1.2 सेकेंड में इतनी रेंज कवर कर लिया हमने, आगे बात समझ में। चलिए अब इस टाइम इंटरवल के लिए हम क्या निकालेंगे u y और u x, या फिर यहां पर अगर अपन इसकी वेलोसिटी भी ले लेते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट इज v, तो इस v वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, v वेक्टर को मैं लिखूंगा vx i कैप प्लस vy j कैप। बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है
कि रेफरेंस फ्रेम अभी भी हमारा वही चल रहा है, ये वाला, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम हमारा अभी भी यही चल रहा है, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो उस केस में ग्रेविटी आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो चलिए मैं ग्रेविटी बना देता हूँ। ये ग्रेविटी नीचे की तरफ थी, वेज प्लेन के परपेंडिकुलर में हमारे पास जी कॉस अल्फा था, और वेज प्लेन के पैरेलल हमारे पास जी साइन अल्फा था, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा था। तो Vx हमको नेक्स्ट चीज उसने क्या पूछी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्या पूछा है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अब हमको Vx निकालना है, Vy निकालना है, ठीक है। तो Vx हमारे पास कितना आ जाएगा, Vx हमारे पास आ जाएगा ux प्लस ax इंटू कैपिटल टी, यही आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं बच्चों, है ना, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। अब ux कितना हो जाएगा, ux हमारे पास होता है u cos थीटा, तो u हमारे पास 6 था, तो 6 cos 60 डिग्री, 6 cos 60 डिग्री इंटू t, मतलब 1.2, ठीक है। देन माइनस, सॉरी, इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सलेशन पॉजिटिव है, जी साइन अल्फा, है ना, तो प्लस जी मतलब 10 साइन अल्फा, साइन 30 डिग्री, Vx इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी। तो ए हमारे पास था, ए था हमारे पास जी साइन अल्फा इंटू टी, तो ये हो जाएगा 1.2। अब बच्चों जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Vx की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 1.2, तो 12×36, तो 3.6। तो हमारे पास Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.6। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, है ना, 1/2 हो जाएगा। तो उस 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5, 12 पंजे 60, तो हमारे पास आ जाएगा 6.0। तो हमारे पास Vx कितना आ गया बच्चों, Vx हमारे पास आ जाएगा 9.6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अब हमको Vy भी निकालना है, एंड Vy इज इक्वल टू Uy, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, Vy इज इक्वल टू Uy मतलब u साइन थीटा, तो 6 इंटू साइन 60 डिग्री, ओके। देन प्लस ay कितना हमारे पास, Vy इक्वल टू Uy प्लस ayt, तो ay कितना हमारे पास, g cos अल्फा, और नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यह हो जाएगा -10 cos 30 डिग्री, cos अल्फा है ना, इंटू t की वैल्यू है 1.2। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास Vy कितना आ जाएगा, Vy आएगा साइन 60 √3/2, तो 3√3, ये हमारे पास आ जाएगा 3√3। सॉल्व करके देख सकते हैं बच्चों, अपने हाथ से सॉल्व करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो 6 साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो उस 2 से ये 6 को काट दिया तो 3√3, माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, देन cos 30, ये भी वही √3/2, तो 2 से 10 कट जाएगा तो 5√3। अब 5 इंटू 1.2, तो 6/√3 कितना आ जाएगा, 6 इंटू √3, 6√3। तो देखिए 3√3 में से 6√3 माइनस गए, तो हमारे पास Vy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vy की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। Uy आ गया, Vx आ गया। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा Vx आई कैप, मतलब 9.6 आई कैप प्लस, ये माइनस है, ये जो प्लस है Vy की जगह यहाँ पे अपने पास माइनस आ रहा, तो उस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब 3√3 1.732, ठीक है ना, इसको अपन लिख देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू √3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। लेकिन अभी हमको स्पीड भी निकालनी है। तो स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा, 9.6 स्क्वायर प्लस -3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि ये भी मैंने एक जनरल क्वेश्चन बनाया था, इसके ऊपर क्या बनाया था, ये मैंने एक जनरल क्वेश्चन बनाया था। जनरल क्वेश्चन में मैंने आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट जनरल क्वेश्चन में मैंने आपसे रेंज निकलवा ली, है ना, रेंज क्यों निकलवाई,
डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन में नहीं पूछा रेंज चाहिए, मैंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा है कि मेरे को रेंज चाहिए। और सेकंड जो पार्ट था ऑल्सो फाइंड द स्पीड, तो ऑल्सो फाइंड द स्पीड के बहाने मैंने आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट करवा लिया। तो इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बने, ठीक है ना। अ पार्टिकल प्रोजेक्ट नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन अल्फा हम दे देते हैं यहाँ पे 37 डिग्री, ठीक है ना। अल्फा हम कितना दे देते हैं 37 डिग्री। फाइंड वेदर इट हिट द ग्राउंड, है ना। तो इसके लिए भी हमारे पास सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन, जिसका इंक्लिनेशन एंगल 37 डिग्री है। तो फाइंड करो वेदर इट हिट द ग्राउंड और नॉट, ठीक है ना। इट हिट द ग्राउंड और नॉट। और जो वेज प्लेन हमने दिया है, उस वेज प्लेन में हमारे पास if its speed is 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये एंगल हमें दे रखा है बच्चों 37, ठीक है। और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है, और ये डायग्राम भी दे रखा है। तो डायग्राम के अंदर हमारे पास ये 8 मीटर है, ठीक है। हाँ, ये हमें 8 मीटर दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है। रेंज का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों रेंज का फॉर्मूला। हमने पार्टिकल को यहां से फेंका है, और कहां फेंका है 90 डिग्री पर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। तो उस केस में हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, यही वाला किया था ना। तो 2u² g tan अल्फा sec अल्फा, tan अल्फा इंटू sec अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे आप tan 37 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, tan 37 डिग्री की वैल्यू, बिल्कुल सही। अब देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, अगर ये 37 है तो इसके सामने वाला 3 होता, तो ये 4 होता, तो ये 5 हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 जा 6, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 6 मीटर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 8 मीटर। अब ये 3 रेशो है, ये 4 रेशो है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 10 मीटर, ये पूरी वाली। तो tan 37 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3/4। और इसी तरीके से अगर अपन sec 37 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, sec 37 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कंजस्टेड हो रहा तो थोड़ा इधर निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे ये, तो tan 37 डिग्री की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 3/4। और इसी तरीके से अगर मैं sec 37 डिग्री की वैल्यू निकालूं, तो sec 37 डिग्री क्या होता है हमारे पास cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री मतलब 4/5, तो हमारे पास आ जाएगी 5/4। ये कितनी आ जाएगी 5/4। अब ये सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे रखनी है, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू u²। यू कितना था हमारे पास, कितनी स्पीड से फेंका था 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 5² इंटू डिवाइडेड बाई जी। जी का हम वैल्यू 10 ले लेते हैं, tan अल्फा विच इज 3/4 इंटू sec अल्फा। sec अल्फा मतलब sec 37 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हमारे पास आ गया 5 5 25, 25 5 125, 125 2 जा 125 2 जा 250, ठीक है ना। 250 इंटू 3 750, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 750 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा 4 4 जा 16, 16 इंटू 10 160, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कहीं से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 16 चौक 64। तो रेंज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 चौक 64, 64 74 11, तो 0.0110, 16 96 06, तो लगभग इतनी मीटर आपके पास रेंज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4.06। एक्चुअल कैलकुलेटर आप करके देख सकते हैं, फ्रैक्शन में हमारे पास ये आई है, जब मैंने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास रेंज इतनी आ गई,
अब देखिए ये जो लेंथ है ये 10 मीटर की है और रेंज हमारे पास जो अक्वायर्ड हुई है वो ये 4.06। इसका मतलब हम यहीं पर कहीं गिर जाएंगे, यूं टक्कर खा के ग्राउंड तक तो पहुंचेंगे नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि अ पार्टिकल प्रेशर टू फाइंड वेदर इट हिट द ग्राउंड। ये ग्राउंड को हिट करेगा क्या? नहीं, ये ग्राउंड को हिट नहीं करेगा। अब अगर आप देखिए यहां पर इसकी स्पीड 5 की जगह 2 मीटर पर सेकंड होती, कितनी होती? एक बार चेक करके देख लीजिए। अगर सारी चीजें यही होती पर इसकी स्पीड होती 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर की स्पीड से अगर वो इंक्लाइन प्लेन से नीचे नहीं आ पाया तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या आ पाता? आ रही बात समझ में? तो अगर यहाँ पे आपकी स्पीड होती 10 मीटर पर सेकंड तो 10 का स्क्वायर हो जाता 100। कितना हो जाता? 100। उस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका पार्टिकल नॉर्मल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने के बाद भी ग्राउंड पर गिर जाता है। ठीक है ना? तो वो एक रिसर्च का टॉपिक है। मतलब आप एक ही प्रॉब्लम में बार बार अपने पैरामीटर्स को चेंज करके प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट बदल सकते हो या उसका वेरिएशन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से खेलना अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप बिल्कुल खेल सकते हैं। तो चलिए एक बार इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोशन इन 2D का जो चैप्टर था वो अब आपका लगभग फिनिश होने को जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट? लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही रिलेटेड बात रहती है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई। मोशन इन 1D के अंदर भी नहीं पढ़ाई और मोशन इन 2D के अंदर भी नहीं पढ़ाई। मैं चाहता हूं कि मोशन इन 1D का वो वाला पार्ट और मोशन इन 2D का वो वाला पार्ट दोनों को कंबाइंड करके एक साथ ही पढ़ाऊं, क्योंकि उसके ऊपर 101% न्यूमेरिकल बनता ही है। उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है ना? या फिर रिलेटिव मोशन। तो बच्चों, वन डायमेंशन मोशन जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको मोशन इन रिलेटिव मोशन इन 1D नहीं पढ़ाया था, और अब हमने 2 डायमेंशनल मोशन पूरा का पूरा खत्म कर लिया है। इसमें भी मैंने आपको रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन नहीं पढ़ाया है। तो बच्चों, हमारे पास 1D मोशन कंप्लीट हो चुका है, 2D मोशन कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन में मैं आपको 1D 2D अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दूंगा जिसे आप 1D में लगाइए, 2D में लगाइए, 3D में लगाइए, आपकी इच्छा है। ठीक है? तो बच्चों, नेक्स्ट एक लेक्चर या 1 या 2 लेक्चर तक अब हम मोशन इन 2D से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों, बिना न्यूमेरिकल्स के थोड़ी मजा आएगा। तो अगले 1 से 2 लेक्चर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत ही शानदार शानदार न्यूमेरिकल, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल मैं आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है ना? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक। ठीक है बच्चों? तो आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।